वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान बोर्ड के 2017 का पेपर करेंगे, मेन पेपर। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2017 का पेपर है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं जिसे कि आप जानते हैं। और पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हुए, तो पहला सवाल हमारे पास है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की अपोह वेग को परिभाषित कीजिए। पहले हिंदी में बता देता हूँ। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी कोई चालक है अपने पास, ठीक है। देखो, ये बात ध्यान रखना, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यानी जो अपोह वेग है, वो सिर्फ मेटालिक कंडक्टर्स के लिए नहीं होती है, वो कंडक्टर्स के लिए होती है और सेमीकंडक्टर्स के लिए होती है, यानी कि अर्धचालक और चालकों के लिए होती है। क्योंकि आसान भाषा में इसको समझे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इंसुलेटर में तो मूव करेगा नहीं, तो चालक में तो करेगा नहीं, चालक और अर्धचालक में करेगा, तो दोनों के लिए होता है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जिस औसत चाल से मुक्त आवेशवाहक गति करता है, आप इसके जगह इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, मुक्त आवेशवाहक गति करता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है, उसे हम उसका अपोह वेग कहते हैं। इंग्लिश में द एवरेज वेलोसिटी बाय विच एन इलेक्ट्रॉन और अ चार्ज पार्टिकल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल or from one point to another point. Average velocity in the presence of external electric field. The average velocity by which an electron moves in the presence of electric field is called its average velocity. इलेक्ट्रॉन चलेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, लेकिन दिमाग में बिठा लीजिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, जितने भी तरीके फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर के लिए हो, चाहे वो कंडक्टर के लिए हो, सभी के लिए होगा। नाउ नेक्स्ट, एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। एक मूविंग चार्ज पार्टिकल कौन कौन से फील्ड प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकत्व में क्यूरी ताप को परिभाषित कीजिए। क्यूरी ताप का मतलब क्या है? क्यूरी ताप सिलेबस में नहीं, इस साल नहीं, लेकिन आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्यूरी ताप यानी क्यूरी टेम्परेचर का मतलब क्या है? द टेम्परेचर अबव विच जो अपने पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है स्टार्ट बिहेविंग एज डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है स्टार्ट बिहेविंग एज डायमैग्नेटिक मटेरियल। हिंदी में कहें तो वह ताप जिस पर या जिससे ज्यादा पर जो अनुचुंबकीय पदार्थ है प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे, या जो लोह चुंबकीय पदार्थ है वो प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे, उसे क्यूरी ताप कहते हैं। स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? देखो, विद्युत जड़त्व इंग्लिश में अगर आप समझेंगे तो कह रहा है वाई सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इनर्शिया वर्ड पे ध्यान दें, जड़त्व शब्द पे ध्यान दें। जड़त्व का मतलब क्या होता है? परिवर्तन का विरोध, अपोज इन द चेंज इन स्टेट में चेंज का अपोज करता है। हम जानते हैं किसी कुंडली से, जब प्रेरक कुंडली से धारा प्रवाहित होती है, जब किसी इंडक्शन कॉइल से करंट फ्लो होता है, अगर वो करंट चेंजिंग है तो उस कॉइल से यानी इस कुंडली से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी विद्युत भाग बल प्रेरित होगा और धारा प्रेरित होगी। हम जानते हैं इस तरह से बात, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, ठीक है। तो वो जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और जो करंट इंड्यूस होगा, यानी जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और उसके कारण जो धारा प्रेरित होगी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो करंट इंड्यूस हो रहा है, वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगा जो उस कुंडली से संबंधित है, यानी उस कॉइल से पास हो रहा है। तो एक ओवरऑल अगर हम यहां पर देखेंगे तो व्हाई डू यू कॉल इट? बिकॉज इट अपोजेज, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस करंट है वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल और कंडक्टर, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा जो चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है कुंडली से, उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। इसीलिए हम सेल्फ इंडक्शन को क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपसे क्या कह रहे हैं? आवेशित कण अपने साम्य अवस्था के दोनों ओर 100 मेगाहर्ट्ज से ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है 100 मेगाहर्ट्ज से ऑसिलेशन कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यही होगी। चैप्टर नंबर 8 में आता है कि जो त्वरित आवेशित कण है या जो त्वरित दोलित्र कण है, दोलित्र कण कहते हैं आप, वो उसी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग जनित करता है जिस आवृत्ति का वो खुद होता है, यानी हाईली ऑसिलेटरी पार्टिकल या हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बाय विच इट इज ऑसिलेटिंग। तो आंसर है 100 मेगाहर्ट्ज। प्रकाश को प्रकाश मिलाने पर अंधकार उत्पन्न होता है। लाइट एडेड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस।
यूं की यूं सेंटेंस एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका आंसर है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण। क्यों? क्योंकि जब क्रेस्ट ट्रफ पर फॉल होता है, क्रेस्ट ट्रफ पर फॉल होता है यानी कि शृंग गर्त पे गिरता है, तो एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है, और वहां पर अंधकार देखने के लिए मिलता है। फिर आगे देखिएगा, नेक्स्ट है अपने पास, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए, एन की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है वो। तो यहां पर देखिएगा स्मॉल एन इक्वल टू होता है सी बाई वी। सिंपल सा ये आप डेफिनेशन कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी यह है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यूनिटलेस है, मात्रकहीन है, डायमेंशनलेस है, विमाहीन है। ये सिलेबस में है ही नहीं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, इनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, इनमें से किस कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी? An electron, alpha particle and a proton have same kinetic energies. Which one of these particle has largest de Broglie wavelength? तो de Broglie wavelength का फॉर्मूला है lambda is equal to h upon mv। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला है। और ये जो mv है, mv की जगह हम लिख सकते हैं p, और p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, p की जगह लिख सकते हैं √2mk। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सबकी गतिज ऊर्जाएं समान है। तो इस फॉर्मूले में h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? √m के, यानी कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन से, प्रोटॉन का मास कम है अल्फा पार्टिकल से। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, और उल्टा कर ले तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हो गई सबसे ज्यादा, उससे कम हो गई प्रोटॉन की, और उससे कम हो गई अल्फा पार्टिकल, द इजीएस्ट वन। तो आप डायरेक्ट लिख देना लैम्डा बराबर होता है h अपॉन √2m के कांस्टेंट है, सेम है मतलब, तो उसको हटा देंगे, h और 2 को हटा देंगे, तो लैम्डा जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रिडबर्ग का सूत्र लिखिए। बहुत ही आसान सा अपने पास फॉर्मूला है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, और r की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 प्लस 7 पर मीटर। ये हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है भाई, और ज़ेना डायोड का मुख्य उपयोग क्या होता है? जो ज़ेना डायोड है, ज़ेना डायोड के इस्तेमाल से हम जो वोल्टेज है उसे कांस्टेंट कर लेते हैं। तो आसान भाषा में, टू स्टेबलाइज वोल्टेज ऑन लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध पर वोल्टा को नियत करने के लिए। और ना याद रहे तो सिंपल लिख देना वोल्टेज रेगुलेटर ने वोल्टा नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टा नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, फिर ये कह रहा है, देखो UHF परा उच्च आवृत्ति, विच वेव्स नॉर्मली ब्रॉडकास्ट द फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका सीधा आंसर है रेडियो वेव्स। ठीक है, हालांकि इन्होंने वेव्स दे रखा है, तो आप खाली रेडियो भी लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी में देखेंगे तो माइक्रोवेव में भी ब्रॉडकास्टिंग का कुछ ऑप्शन दे रखा है, तो रेडियो और माइक्रो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन रेडियो और सूक्ष्म दोनों लिख सकते हैं। खाली रेडियो में लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है, एक समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरेड है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी विद एयर हैज कैपेसिटी 8 पिकोफैरेड। के पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दे, फिर इनके बीच 5 पराविद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दें। अब संधारित्र की धारिता आपको याद, 2 नंबर का सवाल है, बहुत आसान है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपको दे रखा है बेटे, देखो C0 दे रखा है। ठीक है, अब देखो C0 दे रखा है, वो कह रहा है पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधी कर दिया। द प्लेट्स इज हाफ, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ कर दिया। तो मैं इसको C0 डैश कर देता हूं। हाफ कर देना तो आप तो 2 टाइम्स कर देना इसका, तो ये 2 इंटू 8 पिकोफैरेड, यानी आपके पास हो गया है C0 डैश इज इक्वल टू 16 पिकोफैरेड। ध्यान रखना, ये जो है अपने पास 8 पिकोफैरेड, ये तो C0 है। C0 डैश क्या है? जब बीच के डिस्टेंस को आधा कर, जैसे बीच के डिस्टेंस को आधा कर देंगे तो जो पहले वाला कैपेसिटेंस था वो जो पहले वाला कैपेसिटेंस है उसका 2 टाइम्स कर देना, नया कैपेसिटेंस आ जाएगा। ये तो कब तक आया है?
जब तक आपने डिस्टेंस को आधा किया। अब वो कह रहा है डिस्टेंस को आधा करने के बाद उनके बीच में आपने क्या भर दिया, 5 विद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दिया, यानी जो स्पेस बिटवीन है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 से फिल कर दिया। तो अब फॉर्मूला आ जाएगा Cm बराबर एप्सिलॉन आर, कैपिटल के भी लिख सकते हैं, C नॉट डैश। तो बेटा एप्सिलॉन आर कितना है, 5 है सर, और ये कितना है 16 पिकोफैराड, तो आंसर आ जाएगा 80 पिकोफैराड। देखो ध्यान रखना है ना, मेरी बात को समझना। हाँ आप ये पूछ सकते हैं सर ये 2C नॉट कैसे आया है, तो देखो बेटे C नॉट डैश इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये तो हो गया D/2 क्योंकि डिस्टेंस आधी हो गई, तो 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब ये एप्सिलॉन नॉट A जो है ना इसको लिख देंगे C नॉट, ये तो फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल में ले लें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। ओम का नियम क्या है, इस नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए, और इस ओम्स लॉ, इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनडिस्टर्ब, अगर भौतिक जो अवस्था, जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक अवस्थाएं जो हैं वो नियत रहती हैं, ठीक है ना, तो चालक के सिरों पर आरोपित वोल्टता उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। फिजिकल कंडीशन अनचेंज रहे, भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित रहे, जैसे लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, और जैसे उसकी पदार्थ की प्रकृति हो गई यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल हो गया, और टेम्परेचर हो गया, ये बदलनी नहीं चाहिए, तभी ओम्स का लॉ होता है। अच्छा वो क्या कह रहा है कि दो सीमाएं आप बताएं, इसकी दो लिमिटेशन बताएं, तो आपको ध्यान रखना है पहली लिमिटेशन वोल्टेज और करंट के बीच में लीनियर रिलेशन होना चाहिए। वोल्टेज एंड करंट मस्ट हैव लीनियर रिलेशन, उनके बीच में रेखिक संबंध होना चाहिए। रेखिक संबंध नहीं होगा तो ओम का नियम नहीं लगेगा। दूसरा, जो करंट की वैल्यू है वो वोल्टेज के साइन पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, यानी धारा का जो मान है वो वोल्टेज के चिन्ह पर निर्भर नहीं करनी चाहिए, यानी कि चिन्ह परिवर्तन से, वोल्टेज के साइन में चेंजेस की वजह से करंट में जो चेंजेस हैं वो नहीं आने चाहिए, या सेम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ये दो सीमाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर 12 वोल्ट अपने पास यहां पर है, विद्युत वाहक बल दे रखा है, ये ई दे रखा है जी, ईएमएफ, और ये इंटर रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, ये करंट दे रखा है आपको 0.5 एम्पियर, आपसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है, और फिर आपसे टर्मिनल वोल्टेज भी पूछ रहा है। तो चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, R बराबर हो जाएगा E अपॉन माइनस स्मॉल r, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको इस्तेमाल लीजिए, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। तो आप यहां पर क्या, E क्या है 12 और करंट है 0.5, तो 120, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, 12 अपॉन 0.5, और स्मॉल r कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो डेसिमल हटा के ऊपर अपने पास 120 आ गया है, तो ये हो जाएगा अपने पास 24, ठीक है, 24 माइनस 2 22 ओम, ये तो रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है साहब, ये रेजिस्टेंस आ गया। अब आपसे पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टेज, तो V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर, तो E कितना दे रखा है आपको, E दे रखा है जी 12, करंट दे रखा है 0.5, और R दे रखा है आपको 2, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं 1.0, 2 ही दे रखा है ना, इंटर रेजिस्टेंस 2 दे रखा है, और करंट दे रखा है आपको 0.5, तो 5, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आ गया अपने पास 11 वोल्ट, ये आंसर आ गया। तो रेजिस्टेंस आ गया 22 ओम और ये 11 वोल्ट आ गया, वही कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है भाई। फिर आगे देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, ये पहले भी आया है, मतलब 2017 के बाद भी सवाल आया, 2 नंबर का सवाल है, तो इसको देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 6 से आपको दे रखा है, ये देखिएगा, ये हमारे पास यू शेप का फ्रेम है, और उस फ्रेम पर एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है अपने पास PQ, और ये मूव कर रही है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं। रॉड की जो लेंथ है वो L है, और ये जो डिस्टेंस है वो X है, ठीक है भाई। अब जब ये रॉड आगे बढ़ेगी तो ये जो एरिया है इसमें डिक्रीज होगा, राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इंक्रीज होगा। फ्लक्स 4 चीजों से बदलता है, NBA cos थीटा, तो फ्लक्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो यहाँ पर एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो जाएगा, तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा, ठीक है भाई। तो वो तो खाली आपसे कह रहा है गतिक विद्युत वाहक बल यानी कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालो, तो देखो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर माइनस d∅dt, ये फॉर्मूला लगाएंगे बाय फैराडेज लॉ ऑफ EMI, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से।
फाइव की जगह रखूंगा मैं, या नंबर ऑफ टर्न्स तो है ही नहीं, तो फाइव की जगह रख दूंगा मैं बी ए कॉस 0 डिग्री। ये डिफरेंशिएशन चल ही रहा है साथ में। सर 0 डिग्री क्यों आया? क्योंकि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन हमने सेम ले ली है, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री +1 हो गया। बाहर ले लेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को, जो एरिया है वो है L इंटू एक्स, L इंटू एक्स, रेक्टेंगुलर लूप है ना, तो डिफरेंशिएशन सिर्फ x का होगा, तो उसको हम ले लेंगे। सर x का डिफरेंशिएशन क्यों होगा? क्योंकि जब रॉड इस डायरेक्शन में मूव करेगी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड मूव करेगी, x इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सिंस वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रही है तो x में डिक्रीज हो रहा है, x में डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये कह देंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये माइनस प्लस हो गया, तो E बराबर हो गया है BLV। थोड़ी बहुत थ्योरी लिख देना, 2 नंबर का सवाल है यार, बहुत आसान है, जरूर कीजिएगा। तो 17 क्वेश्चन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। अरे तो क्या 2 नंबर का सवाल है? राइट द नेम, सिर्फ नाम लिखने हैं आपको वेव्स के, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स रे, गामा रे, हो गए 4 नाम, बस लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या है, अच्छा सवाल है, यू मस्ट डू दिस, इसको जरूर कीजिएगा। एक छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक नेत्रिका की फोकस दूरियां FO दे रखा है जी, FE दे रखा है, ठीक है, और कैपिटल M पूछ रहा है और कैपिटल L पूछ रहा है। तो कैपिटल L तो बहुत ही आसान है, 192 + 8, तो ये कितना हो गया जी? 200 सेंटीमीटर हो गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। और कैपिटल M पूछ रहा है, तो कैपिटल M अपने पास हो गया 192/8, बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। 2 नंबर का सवाल है यार, कितनी देर लगती है करने में। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा किन 2 कारकों पर निर्भर करती है? व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? ऑन विच 2 फैक्टर्स द फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, पहले हिंदी में बता देता हूं। जब किसी धातु की सतह पर दहली आवृत्ति से ज्यादा का प्रकाश आपतित होता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इस प्रभाव को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। When light which has frequency more than threshold frequency falls on a metallic surface, then electrons emit out from the surface of metal. This phenomena is called, what do you call? Photoelectric effect। किन 2 चीजों पर डिपेंड करता है? जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आपतित प्रकाश की तीव्रता के वो समानुपाती होता है करंट। और जो करंट है अगर वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है, तो जो आपतित प्रकाश की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट लाइट की, वो नंबर ऑफ फोटोन्स पे भी डिपेंड करती है। तो हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटोन्स ऑल्सो। तो 2 चीजें हो गई, एक ही चीज की 2 चीजें हो गई, ठीक है भाई। फिर आगे देखिएगा, ये सिलेबस में नहीं है, 21 क्वेश्चन, 22 देखिएगा। बोर मॉडल की 2 सीमाएं लिखिए, राइट टू लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल की 2 सीमाएं लिखिए। बोर मॉडल, नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए ही सत्य है। नंबर 2, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स ओन क्वांटम कंडीशन, इसने अपने क्वांटम प्रतिबंध को समझा नहीं पाया। और भी हो सकती है, सिर्फ ये नहीं। 23 आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। आगे बढ़ जाते हैं, 24 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं। 25 की तरफ बढ़ते हुए, ट्रांसफार्मर होने वाली कोई 2 मुख्य ऊर्जा हानियों का उल्लेख कीजिए, उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? लंबी दूरी तक विषुक्त संचरण उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है? डिस्क्राइब एनी 2 एनर्जी लॉसेस अकरिंग इन ट्रांसफार्मर, हाउ दीज कैन मिनिमाइज्ड व्हाइल इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिटेड हाई वोल्टेज अप टू लार्ज डिस्टेंसेस। तो भाई 2 मैं आपको एनर्जी लॉसेस, ऊर्जा हास बता देता हूं। नंबर 1, कॉपर लॉस, जिसे हम ताम्र हानि भी कहते हैं, यानी जो कॉपर है, कॉपर वायर, उसका रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है, जो ऊर्जा है ऊष्मा के रूप में हासिल हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम, सोल्यूशन क्या है इसका? यूज थिक कॉपर वायर्स, यानी कि हम मोटे कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मोटा लेंगे, एरिया बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, फ्लक्स लीकेज, यानी फ्लक्स स्त्राव हिंदी में कहते हैं। तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में है उतना सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई। सोल्यूशन, उनको एक ही भुजा पर लपेट दें, यानी कि वाइंड देम ऑन द सेम आर्म,
प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक ही भुजा पर लपेट। ठीक है, हो गया। अब ये वाला थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो ये जो है ना, ये वाला जो सवाल है, ये वाला, ये राजस्थान बोर्ड, ये एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में भी है और 7th चैप्टर में भी है। एक्चुअली रिलेटेड तो ये 7th चैप्टर से है, लेकिन 3rd चैप्टर में भी दे रखा है। इसको ऐसे समझिए आप, ये तो अपने पास वो जगह है जहां पर पावर प्लांट है, और ये अपने पास वायर है यानी कि तार, और ये हम है यानी कि कंज्यूमर। तो पावर प्लांट से कंज्यूमर के पास एनर्जी भेजनी है, पावर भेजना है। ठीक है, तो वायर की मदद से भेजेंगे तो वायर का रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जब वायर में से होकर जाएगा करंट, तो भाई इलेक्ट्रॉन कोलिजन करेंगे, हीटिंग इफेक्ट होगा एंड सो ऑन, एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो कह रहा है कि भाई लंबी दूरी विद्युत शक्ति संचरण उच्च वोल्टता पर क्यों किया जाता है? तो पीसी बराबर आई स्क्वायर आरसी, और आई स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं मैं पी बाई वी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो फॉर्मूला निकल गया। अब हम ये कहेंगे भी क्यों किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम ज्यादा वोल्टेज पे भेजेंगे तो जो ये पीसी है, ये पीजे हम कह सकते हैं इसको, जूल हास, ऊर्जा हास, हीट लॉस जो वायर की लेंथ की वजह से आ रहा है, वो कम हो जाएगा अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो बस आपको ऐसे लिखना है, फिर ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वोल्टेज ज्यादा करेंगे तो जो एनर्जी लॉस है वो कम हो जाएगा। ये सवाल पहले भी आ चुका है यार। अब देखो यहाँ से निवेशी संकेत, ये इनपुट सिग्नल ये है, और दोनों साइकिल को रेक्टिफाई कर, रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर, मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं। ये सब मेरे पुराने वीडियोस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिए और उनका फायदा उठाइए। ठीक है, पोलरॉइड क्या होता है? पोलरॉइड बता देता हूं मैं आपको। व्हाट इज पोलरॉइड? पोलरॉइड जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है उसे पोलरॉइड कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जाम है टूरमेलिन क्रिस्टल, और इसका इस्तेमाल करते हैं 3D फिल्मों में, 3D जो फिल्म्स होती हैं उनमें, और कार की जो विंड स्क्रीन है उसमें इस्तेमाल लेते हैं, धूप के चश्मों में, सनग्लासेस में, सिंपल। और वो आपसे क्या कह रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पार्शियली पोलराइज है, कंप्लीट और अनपोलराइज है या पोलराइज है, यानी कि पूर्ण ध्रुवित है, अध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित है। आपको क्या करना है, दो ऐसे लेने हैं। ठीक है, ये हो गया मान लीजिए कि पोलराइजर, ये एनालाइजर। तो अगर मैंने इसको घुमाया 360 डिग्री पर और इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो अनपोलराइज्ड है। 2 बार इंटेंसिटी मैक्सिमम, 2 बार इंटेंसिटी मिनिमम तो पोलराइज है। और पूरा लाइट नहीं आया, थोड़ा डार्क मिक्स आया, डार्क और लाइट मिक्स आया पूरे 360 डिग्री घुमाने पर, तो पार्शियली पोलराइज्ड है। बाकी ठीक है यार, भी सवाल दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। मिरर है, मिरर के आधे हिस्से को ढक दें, ये आपके जो चैप्टर 9th है रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशी की, उसका पहला एग्जाम्पल है 9.1। उस एग्जाम्पल में उन्होंने दे रखा है कि अगर आपके पास एक मिरर है, जिसे मिरर सपोज दैट, मिरर के इतने हिस्से को ढक दिया जाए तो जो इमेज बनेगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इमेज तो देखो जैसी बन रही थी वैसी ही बनेगी, मतलब जो हाइट उसकी थी, जो साइज थी, वो तो वैसा ही बनेगा, लेकिन जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी जितनी वो ब्राइट नजर आ रही थी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि जो नीचे से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही थी अब वो नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, and wait for the next one. Thank you very much. Keep watching and share to others also if you like it. Okay, thank you.